Hello students, this video is about the exercise of chapter 14 of class 8 science. Here we will solve the exercise of this chapter. So let's begin. The first kind of question is take the correct option. And here is the first question. पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक लाइटनिंग कंडक्टर। इनमें से कौन सा सबस्टेंस या मटेरियल हम लाइटनिंग कंडक्टर के लिए यूज़ करते हैं। और आपको चैप्टर पढ़कर पता चला होगा कि लाइटनिंग कंडक्टर एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि हमारी बिल्डिंग्स को और अदर चीज़ों को लाइटिंग से सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है। लाइक यू कैन सी हियर, दिस इज़ द लाइटनिंग कंडक्टर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्डिंग्स पर लाइटनिंग कंडक्टर्स लगे हुए हैं और ये जो लाइटनिंग है वो उस कंडक्टर के थ्रू क्या हो रही है, कन्वर्ज की जा रही है। ठीक है, तो लाइटनिंग कंडक्टर एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो चार्जेस क्लाउड से आते हैं उनको वो क्या करता है, रिसीव कर लेता है और उन चार्जेस को अर्थ में ऐड कर देता है, जिससे कि हमारी बिल्डिंग्स जो होती है वो लाइटनिंग से बच जाती है। तो लाइटनिंग कंडक्टर में जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है, थिक कॉपर वायर होता है या थिन फाइबर ऑफ प्लास्टिक या फिर वेदर शीट या फिर पेपर एंड वुड। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि लाइटनिंग कंडक्टर में हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल का यूज़ करेंगे, है ना। ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जिसमें चार्जेस कंडक्ट हो सकते हो। तो आपका जो कॉपर वायर है, दिस कॉपर वायर इज़ द कंडक्टर, that's why we will use it in the lightning conductor. So that's why आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन ए, थिक कॉपर वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द लिस्ट ऑफ टर्म्स गिवन बिलो। यहाँ पर 4 टर्म दिए हुए हैं, सुनामी, लैंडस्लाइड, फ्लड्स एंड लाइटनिंग, है ना। सुनामी आप जानते हैं कि लार्ज स्टॉर्मी वेव्स होती हैं जो सी साइड में बिल्डअप होती हैं ड्यू टू द अर्थक्वेक इन द सी बेड। और लैंडस्लाइड में आप देखते हैं कि पीस ऑफ लैंड जो होता है वो अपनी जगह से स्लाइड हो जाता है, खिसक जाता है। और फ्लड में आप देखते हैं कि वाटर जो होता है वो नदियों से एक्सीड कर जाता है, बाहर निकल जाता है नियर बाई एरियाज़ में। और लाइटनिंग आप जानते ही हैं। तो अगर इन चारों चीज़ों को आप समझ लिया है अगर आपने, तो हम देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। अर्थक्वेक्स कैन कॉज, अर्थक्वेक जो है वो इन चारों में से क्या क्या कॉज कर सकता है, अर्थक्वेक की वजह से क्या क्या डिज़ास्टर आ सकता है। तो आपको पता है कि सुनामी जो है वो अर्थक्वेक की वजह से ही आती है और लैंडस्लाइड भी अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है एंड एज वेल एज फ्लड भी अर्थक्वेक की वजह से आ सकता है। लेकिन जो लाइटनिंग है वो अर्थक्वेक की वजह से नहीं आती है। तो आपके यहाँ पे ऑप्शंस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये जो ए ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, सुनामी, लैंडस्लाइड एंड फ्लड, ये तीनों अर्थक्वेक के द्वारा कॉज किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वर्टिकली अबव द प्लेस और ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज नोन एज। जिस जगह पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उससे ऊपर की तरफ, वर्टिकली ऊपर की तरफ जो सरफेस पे जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट, एपिसेंटर, फोकस और नन ऑफ दीज। सो यू स्टडीड द अर्थक्वेक और आपने पढ़ा है और आपको पता होना चाहिए कि जिस जगह पे अर्थक्वेक जहाँ से स्टार्ट होता है उसको हम फोकस कहते हैं या हाइपोसेंटर कहते हैं ना। जिस प्लेस
जिस पॉइंट से अर्थक्वेक की सिस्मिक वेव्स स्टार्ट होती हैं उनको हम फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। और उस पॉइंट से वर्टिकली ऊपर अगर आप आइए और सरफेस पे जो आपको पॉइंट मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड एपीसेंटर, उसको हम क्या बोलते हैं, एपीसेंटर। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, एपीसेंटर। Question number 4. What is the name of the point within the earth from where seismic waves originate? अर्थ में वो कौन सा पॉइंट होता है जहाँ से सिस्मिक वेव्स ओरिजिनेट होती हैं, या आप कह सकते हैं अर्थक्वेक जहाँ से ओरिजिनेट होता है, स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं। तो अभी आपने यहाँ पर इस डायग्राम में देखा है कि जिस पॉइंट से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, सिस्मिक वेव्स रिलीज होती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस या फिर हाइपोसेंटर। सो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा फोकस, सी ऑप्शन विल बी राइट। फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, स्टार्ट होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू फाइंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज। इलेक्ट्रोस्कोप वो डिवाइस है जो क्या फाइंड आउट करता है कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या मैग्नेटिक है या फ्री ऑफ क्रैक है या हॉट है। वो किसी ऑब्जेक्ट की कौन से प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करता है। इलेक्ट्रोस्कोप किसी ऑब्जेक्ट की किस प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करता है, ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो ये पता लगाता है कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है या फिर नहीं है ना। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। So the option A is right. Now the question number 6. Electric current is to be passed from one body to another. For this purpose, the two bodies must be joined by. अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इस पर्पज़ के लिए दोनों जो बॉडीज़ हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, वो ज्वाइंट होनी चाहिए। किसके द्वारा ज्वाइंट होनी चाहिए, कॉटन थ्रेड, प्लास्टिक स्ट्रिंग, कॉपर वायर, रबर बैंड। सो टू ट्रांसफ़र द इलेक्ट्रिक करंट हमें दोनों ऑब्जेक्ट को किससे जोड़ना चाहिए, कैन यू गैस, यस, हमें ऐसी चीज़ से उन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा जो कि क्या हो, कंडक्टर हो, है ना, जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके। तो इसमें से कौन सी चीज़ कंडक्टर है, कॉटन थ्रेड, प्लास्टिक स्ट्रिंग, कॉपर वायर, रबर बैंड। तो आपको बिल्कुल पता होगा कि इनमें से कॉपर वायर जो है वो एक कंडक्टर है, और इसके अलावा जो कॉटन, प्लास्टिक और रबर हैं ये सारे क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। इनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस पास नहीं हो सकते हैं। Now the next question is the earth plate responsible for causing earthquake is। कौन सी अर्थ प्लेट रिस्पॉन्सिबल होती है अर्थक्वेक के लिए, क्रस्ट ऑफ अर्थ, मैंटल ऑफ द अर्थ, इनर कोर ऑफ द अर्थ, आउटर कोर ऑफ द अर्थ। तो आपको पता है कि जो क्रस्ट, अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसमें वो कई सारे पीसेस में डिवाइडेड होती है, और जब कई सारी पीसेस आपस में रब करती हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन होता है और प्रेशर रिलीज होता है तो अर्थक्वेक कॉज होता है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा क्रस्ट ऑफ द अर्थ। और ये जो क्रस्ट ऑफ द अर्थ है वो कई सारे पीसेस में डिवाइडेड होती है, और उस पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट को हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। और आप जानते हैं क्रस्ट के नीचे क्या होता है, मैंटल होता है, और मैंटल के बाद कोर होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द लिस्ट ऑफ टर्म्स गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उनको आप देखिए क्या है, सिस्मिक जोन, फॉल्ट जोन, मैंटल, इनर कोर। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है द बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ प्लेट्स आर नोन एज।
अर्थ प्लेट, जो टेक्टोनिक प्लेट्स अभी मैंने आपको बताया है, उसकी जो बाउंड्री होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिस्मिक जोन, फॉल्ट जोन, मैंटल, इनर कोर। तो जहाँ पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, वो जो प्लेस होता है, वो जो प्लेस होता है दैट इज़ द वेरी सेंसिटिव फॉर द अर्थक्वेक। ठीक है, वहीं पर अर्थक्वेक के आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, और उस जोन को, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? सिस्मिक जोन एज वेल एज फॉल्ट जोन। ये दोनों ही नाम से हम उस जोन को एड्रेस करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 जहाँ पर दिया होगा वो ऑप्शन सही होगा। तो आप देखिए कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकेंड, सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अर्थ का क्रस्ट है जिसको हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, और आप देख सकते हैं दीज आर द प्लेट्स, this is the Pacific plate and this is the Indo-Australian plate, this is the Antarctic plate, this is African plate, this is Eurasian, American, Pacific। तो आप देख रहे हैं ये क्रस्ट जो है वो कई सारे पीसेस में डिवाइडेड है और उनको हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। और ये जो इसमें जो है वो 7 मेजर प्लेट्स होती हैं और काफ़ी सारी छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं। हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो इन्हीं 7 टेक्टोनिक प्लेट्स पे पाए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर अर्थक्वेक्स आर लेस लाइकली टू अकर इन। जो भूकंप है, जो मेजर अर्थक्वेक है, वो सबसे कम आने की संभावना किस जगह पर होगी इंडिया में? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया, राजस्थान, रन ऑफ कच्छ एंड उड़ीसा। तो आप जानते हैं कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पर अर्थक्वेक आने की जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है। राजस्थान और रन ऑफ कच्छ में भी अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ये ज़्यादा सिस्मिक जोन पर, रिस्की जोन पर पाए जाते हैं। लेकिन उड़ीसा जो है वो लीस्ट एक्टिव सिस्मिक जोन में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन द इंडियन मैप इट इज़ उड़ीसा, हियर इट इज़, यहाँ पर उड़ीसा है। और ये उड़ीसा देखिए क्या है, लीस्ट एक्टिव सिस्मिक जोन में आता है। ये जो लाइट येलो कलर के जितने भी एरिया हैं, दिस एंड दिस, और ये जो एरियाज़ हैं वो लीस्ट एक्टिव सिस्मिक जोन है। यहाँ पर अर्थक्वेक आने की संभावना सबसे कम है। और उससे डार्क येलो में देखिए मॉडरेट सिस्मिक जोन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मॉडरेट सिस्मिक जोन। और उसके बाद आपका है हाई सिस्मिक जोन। हाई सिस्मिक जोन जो ऑरेंज कलर का ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये हाई सिस्मिक जोन है। और देखिए जो रेड कलर से देख रहा है दैट इज़ द हाईएस्ट सिस्मिक जोन। यहाँ पर ये सारे एरियाज़ जो हैं, यहाँ पर जो है वो अर्थक्वेक के आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो उड़ीसा में सबसे लीस्ट एक्टिव सिस्मिक जोन है, पाया जाता है, इसलिए उड़ीसा में अर्थक्वेक आने की संभावना सबसे लेस होगी। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? उड़ीसा। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला आपका स्टेटमेंट है लाइक चार्जेस डैश एंड अनलाइक चार्जेस डैश। तो आपको पता होगा कि जब भी लाइक चार्जेस आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को रीपेल करते हैं, दे रीपेल ईच अदर, मतलब एक दूसरे को दूर करते हैं, दे पुश ईच अदर इन द अपोजिट डायरेक्शन। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। अगर पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस इंटरैक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दे विल पुल ईच अदर टूवर्ड्स themselves. Now the next question is two charged bodies dash each other if they are made of the same material and are charged in the similar manner. मान लीजिए कि कोई दो चार्ज बॉडी है और दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई है और दोनों पे सिमिलर चार्जेस हैं, तो वो दोनों चार्ज बॉडी एक दूसरे को क्या करेगी? अभी हम लोगों ने देखा था लाइक चार्जेस रीपेल ईच अदर, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रीपेल करेंगे, है ना।
they will repel each other. तो two charged bodies will repel each other if they are made up of same material and having the same charges. Now the next is lightning occurs when a large quantity of charges get dashed to the ground through a narrow path in the air. लाइटनिंग कब आपको देखने को मिलती है? जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो चार्जेस होते हैं वो अर्थ की तरफ रश करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे गेट रश्ड टू द ग्राउंड, ठीक है। बहुत तेज़ी से नीचे की ओर आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रश टू द ग्राउंड थ्रू अ नैरो पाथ, और वहाँ पर फिर आपको ये जिगजैग फॉर्म में आपको लाइटिंग दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम लाइटनिंग इज कॉल्ड। जो बिल्डिंग्स पर हम डिवाइस लगाते हैं उसको लाइटनिंग से बचाने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं? यस, लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर, ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द लाइटनिंग कंडक्टर। ये क्या करता है? ये चार्जेस को अब्जॉर्ब कर लेता है और वायर के थ्रू ये ज़मीन में ले जाकर उनको ड्रेन कर देता है, तो आपकी बिल्डिंग्स जो होती हैं वो बच जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट विल सी ट्रू एंड फॉल्स। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन डजंट चार्ज बोथ द बॉडीज़। अगर आप फ्रिक्शन के थ्रू, रब करके यानी कि फ्रिक्शन के थ्रू अगर दो ऑब्जेक्ट को अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो इसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स पे चार्जेस नहीं आते हैं। इट इज़ से ऐसा गलत है, इट इज़ फॉल्स। जब आप किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो दोनों ही ऑब्जेक्ट पे चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो है स्टेटमेंट ये फॉल्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए ये ग्लास की रॉड है और ये एक सिल्क का क्लॉथ है। इस ग्लास और सिल्क को आपस में रब किया जा रहा है ना, तो रब करने से देखिए इस सिल्क पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स पे चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट में बोला गया था कि दोनों ऑब्जेक्ट में चार्ज डेवलप नहीं होंगे, तो इस वजह से ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइटनिंग कंडक्टर इज डेंजरस एज इट कैन कंडक्ट लाइटनिंग फ्रॉम क्लाउड टू आवर बिल्डिंग। जी हाँ, ये बात तो सही है कि लाइटनिंग कंडक्टर जो होता है वो लाइट को यानी जो क्लाउड से इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं उनको वो कंडक्ट करता है, लेकिन ये डेंजरस नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। लाइटनिंग कंडक्टर एक सेफ्टी डिवाइस है, ये हमारी बिल्डिंग को लाइटनिंग से बचाता है। नाउ द नेक्स्ट इज द प्लेट्स ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ आर ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। जो अर्थ के जो क्रस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ यानी कि जो क्रस्ट है ना, ये कई सारे पीसेस में पाई जाती हैं जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, राइट। और ये टेक्टोनिक प्लेट जो होती हैं उसके नीचे, क्रस्ट के नीचे जो सॉफ्ट मैंटल होता है, वेरी सॉफ्ट मैंटल, उसके ऊपर ये क्या करती रहती हैं? फ्लोट करती रहती हैं। तो इसका मतलब कि वो कॉन्टीन्यूअसली मोशन में होती हैं, मूव करती रहती हैं, लेकिन बहुत ही स्लो मूव करती हैं, ठीक है। कि कई सालों में वो 1-2 सेंटीमीटर ही मूव करती हैं, इसलिए हमें फील नहीं होता है, लेकिन वो कॉन्टीन्यूसली उस मैंटल, सॉफ्ट मैंटल पर ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती रहती हैं? फ्लोट करती रहती हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, इट इज़ ट्रू। Now the next question is tremors on the earth can also be caused by the eruption of volcano। अगर वोल्केनो यानी कि एक ज्वालामुखी इरप्ट कर रहा है तो उससे भी आपको ट्रेमोर, झटके महसूस हो सकते हैं, अर्थक्वेक के कुछ झटके, कुछ वाइब्रेशंस फील हो सकते हैं, ऐसा ये स्टेटमेंट आपसे कह रहा है। तो क्या ये सही है या गलत? यस, दिस इज़ ट्रू। अगर
ज्वालामुखी विस्फोट होता है, वोल्केनो इरप्ट होता है, तो भी हमें अर्थ के क्रस्ट में कुछ वाइब्रेशंस फील होती है, क्योंकि ये बहुत ही अचानक से सडनली इसमें से चीज़ें बाहर निकलती हैं और इससे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो वाइब्रेट हो सकती हैं, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन नॉट अकर बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ। ये भी फॉल्स है, क्योंकि जो लाइटनिंग है वो उसमें क्या होता है, क्लाउड से चार्जेस अर्थ के सरफेस तक आते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा है नहीं होता है, तो दिस इज फॉल्स। बाथिंग आउटडोर शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। अगर तूफान वगैरह आ रहा है तो उस समय हमें बाहर बाथिंग नहीं करना चाहिए। यस, दिस इज ट्रू। वी शुड बी इन ऑफ द आवर होम। हमें हमेशा अपने घर में रहना चाहिए। वी शुड टेक शेल्टर इन द होम ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग, एंड वी शुड नॉट गो आउटसाइड ऑफ द होम without any reason and without any urgent reason. That's how we can save ourselves from the natural calamities. So this was the last question of this video. That's all. Thank you.